हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 31वां और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 30 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सारव, अर्चित और निर्भय विकास के घर से निकल ही रहे थे कि तभी निर्भय के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आई। दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर निर्भय के हाव भाव बदल गए। ओके, तुम मुझे व्हाट्सएप करो, उसने कहा और कॉल कट कर दी। वहीं अर्चित और सारव उसकी शक्ल देख रहे थे। एक्चुअली सर, वो एनी के नंबर की लास्ट लोकेशन का पता चल गया है। दैट्स ग्रेट। कहाँ है? अर्चित खुश हो गया। सर, गुलबाग इलाके की है। और सर, एनी ने लास्ट कॉल विकास को ही की थी, जिससे पता चला है कि उसने विकास को ही उधर बुलाया था। मैंने त्रिपाठी को लोकेशन सेंड करने को कहा है, उसने बताया। ओह ओके, तो मतलब ये लोग गुलबाग इलाके से गायब हुए हैं। वहीं इन्होंने अपने फ़ोन भी ख़राब किए हैं एंड मैं भी न्यू फ़ोन भी उन्होंने वहीं से लिए होंगे। यस सर, वो बोला। तभी उसके फ़ोन में मैसेज की नोटिफिकेशन आई। 1 मिनट सर, त्रिपाठी ने लोकेशन भेजी है। उसने फ़ोन में देखा। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? शारव चौंका। सर, ये लोकेशन तो गुलबाग की अजंता मॉल के पास की ही दिखा रहा है। उसने अर्चित की ओर देखा। व्हाट? अजंता मॉल? उधर तो और भी कई मॉल्स हैं और उधर का मार्केट एरिया भी काफी बड़ा है। अर्चित ने परेशान होकर सारव की ओर देखा। सर, ये बंदा सच में टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। मतलब इतना चालाक। हर बार वो ऐसे इलाके से ही कॉल करता है जहाँ इतनी भीड़ हो कि हमें पूछताछ करने में भी दिक्कत आए। वही तो, अब ऐसी जगहों पर कितने ही लोग आते हैं और चले जाते हैं। कौन किस पर ध्यान देता होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसको डर नहीं है क्या? मतलब सिर्फ भाभी के लिए ये बंदा ये सब कर रहा है, जबकि आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। दुनिया में और भी लड़कियां हैं जिसके साथ चाहे उसके साथ जिंदगी बिता सकता है। फिर भी अर्चित ने कहा। वो शाइको है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पकड़ा जाएगा या नहीं। वो बस मुझसे और शांभवी से बदला लेना चाहता है। मैं कसम से बोल रहा हूँ अर्चित, अगर ये मेरे हाथ आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारव गुस्से से बोला। नहीं भाई, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी अर्चित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आई नो कि तू किस कंडीशन से गुजर रहा है, बट मैं तुझे इतना बड़ा क्राइम तो नहीं करने दूंगा। अच्छी भली जिंदगी है तेरी, क्यों उसे खराब करना? भाभी के साथ आराम से रह। हाँ, लेकिन तू टेंशन ना ले, उसके हाथ पैर तोड़ने की मैं तुझे परमिशन दूंगा। उसके लिए तुझ पर कोई आँच नहीं आएगी, उसका हम देख लेंगे कि कैसे बेस बनाना है। क्यों निर्भय? अर्चित ने मुस्कुराते हुए निर्भय की ओर देखा। जी बिल्कुल सर, बट सच कहूँ तो मैं भी शारव के ही फेवर में हूँ। जितना कुछ पता चला है इस केस में, उसके बाद तो मेरा भी मन कर रहा है साले को काट कर ही रख दूँ। साले को जिंदा रहने का ही हक नहीं है। मैं जज होता ना तो साला सबको फांसी ही सुनाता। धरती मैया का बोझ भी थोड़ा हल्का होता और वो सुकून से सांस ले पाती। निर्भय ने दांत पीसते हुए कहा। तुम दोनों सच में पगला गए हो। निर्भय का तो समझ आता है, राजपूती खून उबाल मार रहा है, पर तू भाई, तुझे क्या हो गया? तू तो ये मारपीट जैसी चीजों से ही दूर रहता था और उल्टा मुझे समझाता था, पर आज सीधे जान से मारने की बात कर रहा है, उसने कहा। वही तो, साला इतने दिन की थोड़ी थोड़ी करके जमा होती हिस्सा अब एक साथ बाहर आना चाहती है। सारव अजीब तरह से बोला। ओके, कर लियो कुटाई, पर पहले उसे ढूंढ तो ले। निर्भय, तुम जाओ उधर, हम भी पहले उसके एक एक दोस्तों से और पूछताछ कर लेते हैं। आस पास ही है सो फिर गुलबाग का चक्कर लगाएगा, अर्चित ने कहा। तो निर्भय गाड़ी लेकर चला गया। वहीं शारव अर्चित की गाड़ी में उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। अर्चित ड्राइविंग सीट पर बैठा था और पीछे 2 कांस्टेबल थे। वो लोग अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। शांभवी बेटा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? नीलिमा जी ने पूछा। वो सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। हालांकि शांभवी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती खाने को गले से नीचे उतार रही थी। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और आंखें भी लाल हो गई थी। शायद इसी वजह से उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, उसने एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
उस वक्त सिर दर्द का बोल रही थी, तो अभी फीवर वगैरह तो नहीं है? उन्होंने पूछते हुए उसकी कलाई पकड़कर देखी। नहीं मम्मा। अरे मोम, भाभी शायद इसीलिए उदास होगी क्योंकि भैया सुबह से नहीं आए हैं। कल ही शादी हुई है इनकी, तो मिस कर रही होगी, है ना भाभी? आरव ने कहा तो शांभवी हल्के से मुस्कुरा दी। हाँ ये तो है। वैसे बेटा, तुमने कॉल नहीं किया क्या? पूछो उससे कि कब आ रहा है। तभी सारव के डैड ने कहा, हाँ, और ये भी पूछो कि उसने खाना खाया है ना या नहीं। वैसे अर्चित के साथ है तो कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी पूछ लो एक बार, नीलिमा जी ने कहा। मम्मा, वो दरअसल ये कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। दोपहर में ही बात हुई थी मेरी, शांभवी धीरे से बोली, क्योंकि शाम से वो 3-4 बार उसे कॉल कर रही थी पर वो उठा नहीं रहा था। इस वजह से भी वो थोड़ा परेशान थी। क्या मतलब कॉल रिसीव नहीं कर रहा? ये लड़का सच में अब बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। उसकी बात सुनकर नीलिमा जी भी परेशान हो गई। आरव, तुम्हारे पास अर्चित का नंबर होगा ना? जी मॉम, तो कॉल कर उसे और पूछ कि कहाँ है। एक तो बिना बताए ही निकल जाते हैं ये लोग, और फिर कॉल लेने की आफत आती है इनको। वे बड़बड़ाई। ओके मॉम, करता हूँ। इधर दूसरी तरफ सारव और अजित गाड़ी में जा रहे थे। इस वक्त जहाँ सारव ड्राइव कर रहा था, वहीं अर्चित उसके बगल में बैठा हुआ था। यार, इस एनी के दोस्तों से तो कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अर्चित परेशान होकर बोला कि तभी उसके पास कॉल आई। तेरे घर से कॉल है आरव की। उसने फ़ोन की स्क्रीन देखकर सारव को कहा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी नुमायां हो रही थी। हेलो आरव। हेलो भाई, वो मॉम आपसे कुछ बात करना चाहती है। आरव की आवाज़ आई। हाँ आंटी बोलिए, वो बोला और साथ ही फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। क्या बोलिए, कहाँ हो तुम लोग? किस काम से गए हुए हो कि इतना बिजी हो गए? और सारव शांभवी की कॉल क्यों नहीं ले रहा? उन्होंने एकदम से इतने सारे सवाल किए तो अर्चित ने सारव की ओर देखा, जो उसी की ओर देख रहा था। आंटी, वो एक्चुअली सारव ड्राइव कर रहा है, शायद इसीलिए वो कॉल नहीं ले पाया। अर्चित ने सफाई दी। तो तुमको दे सकता था फ़ोन, या रुक कर बात कर सकता था। इसे भी क्या इमरजेंसी हो गई है कि एक कॉल तक लेने का टाइम नहीं है तुम लोगों के पास? और शांभवी काफ़ी टाइम से उसे कॉल कर रही है, तो इतनी देर से क्या वो ड्राइव ही कर रहा है? वो हल्का गुस्सा दिखाती हुई बोली। अरे आंटी, आप तो बिल्कुल टिपिकल मॉम्स के जैसे बिहेव कर रही है। जस्ट चिल। वो क्या है ना, हमें काफ़ी दूर जाना पड़ गया काम से, इसीलिए वो काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा है। एक्चुअली मैं ड्यूटी से थक गया था, सो उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। वैसे क्या हुआ, कोई ज़रूरी बात थी क्या? उसने प्यार से कहा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बस यही पूछना था कि तुम लोगों ने खाना खा लिया या अभी तक ऐसे ही फिर रहे हो? खाना? रियली सॉरी आंटी, अभी तक तो नहीं खाया, बट हम अभी खा लेंगे एंड डोंट वरी, आपकी बेटी को भी खिला दूंगा। वैसे क्या ये हमारी बात नहीं सुन रहा, कुछ बोल नहीं रहा? उन्होंने पूछा। नहीं, वो सुनता रहा है बट फिलहाल उसका ध्यान ड्राइविंग पर है, सो रिप्लाई नहीं दिया। यस मॉम, मैं ठीक हूँ। तभी शाहरुख बोला, तूने शांभवी की कॉल नहीं ली? तुझे पता है कितनी परेशान है बच्ची। शाहरुख, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मॉम, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, सो अभी आपकी डांट नहीं सुन सकता। आप प्लीज़ घर आने पर डांट लेना। एंड रियली सॉरी, मैं शांभवी की कॉल नहीं ले पाया। आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना और उसे बोल देना कि वो टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ। सारव ने स्पीड काफ़ी कम कर ली थी। वो सुन रही है, उन्होंने जवाब दिया। ओके सॉरी शांभवी, अभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तुम ज़्यादा मत सोचना और सो जाना। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू। वो जल्दी से बोला। और आप भी अपना ध्यान रखना। शांभवी भी तुरंत बोली। उसने कहा और कॉल कट कर दी। उसने कार की स्पीड वापस बढ़ाते हुए अर्चित को एक नज़र देखा तो वो उसे ही घूर रहा था। वाट? उसने पूछा। तूने खाना नहीं खाया? उसने कहा। तो सारव ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कॉल करने की तुरंत बाद तो पुलिस स्टेशन चला गया था। इसका मतलब तूने लंच भी नहीं किया है। यार, अभी ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी मुझे भूख नहीं है, शारव ने सामने रोड पर देखते हुए कहा। तो अर्चित ने सिर हिला दिया और बाहर देखने लगा। एक मिनट, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कुछ मिनट बाद वो जल्दी से बोला तो शाहरुख पीछे देखकर गाड़ी रोक ली। क्या कर रहा है? वो चिल्लाते हुए बोला। उधर देख। उसने साइड में इशारा किया। वाट?
हम खाना खाने जा रहे हैं। उसने होटल की ओर देखा। मुझे भूख नहीं है, तुझे खाना है तो खा ले, सारों ने मुंह बनाया। देख भाई, आई नो तू परेशान है और ऐसे में किसी को भी खाने का मन नहीं होगा, बट भाई अभी पूरी रात बाकी है, हमें नहीं पता कब तक ऐसे ही लगातार दौड़ना पड़ेगा। तो एनी को पकड़कर उसको सबक सिखाना चाहता है ना? तो भाई उसे ढूंढने और कूटने के लिए एनर्जी चाहिए और वो खाना खाकर ही मिलेगी, समझा? मेरा सच में मन नहीं है यार। देख अब आंटी ने भी मुझे ऑर्डर दे दिया है भाई, इसीलिए तेरा ध्यान तो मुझे रखना ही होगा। और समझना, मेरे पेट में सच में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अब जल्दी चल क्योंकि डिनर के बाद हमें गुलबाग भी चलना है, उसने कहा और कार का डोर ओपन करके बाहर निकल आया। अब आ भी जा, उसने दोबारा कहा तो सारो भी मन मारकर कार से बाहर निकल आया। भोर के 5 बज रहे थे। अर्चित इस वक्त ड्राइव कर रहा था और सारव उसकी बगल वाली सीट पर बैठे-बैठे ही सो गया था। अर्चित भी काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था, पर फिलहाल वो आराम करने के बारे में नहीं सोच सकता था। पूरी रात से वो लोग इसी तरह मारे-मारे फिर रहे थे। नींद भी उन्होंने छोटी-छोटी झपकियों के रूप में गाड़ी में ही ली थी। जब अर्चित ड्राइव करता तो सारव सो जाता और जब सारव ड्राइव करता तो वो सो जाता। बाकी के लोगों को उसने आधी रात में ही भेज दिया था। उन्होंने शक के दायरे में आने वाली हर जगह पर छानबीन कर ली थी और अभी वो एक छोटे से क्लू के चक्कर में दौड़ रहे थे, लेकिन एनी के बारे में उन्हें अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी। वो सब यही सब सोच रहा था कि कहीं उन्हें एनी नहीं मिला तो क्या होगा। उसने एक नज़र सारों पर डाली। इसी बीच उसके सामने एक गाड़ी आ गई। उसने हॉर्न की आवाज़ सुनकर जल्दी से सामने देखा तो झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन एकदम से लगे जोरदार झटके की वजह से शारव की नींद खुल गई थी। अर्चित क्या कर रहा है, उसने आंखें मलते हुए कहा और सामने देखा तो सुबह का उजाला फैलने लगा था। अचानक ही जैसे उसे सब कुछ याद आया तो वो घबरा सा गया। सुबह हो गई, अर्चित कुछ पता चला, उसने चौंक कर पूछा तो अर्चित ने बस ना में सिर हिला दिया, जिसके बाद उसके चेहरे पर उदासी पसर गई। उसकी आंखें थकान और ठीक से नींद लेने के पाने की वजह से लाल हो गई थी। यार 5.5 घंटे, बस इतना ही टाइम बचा है हमारे पास, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिला जिससे हम उस तक पहुंच सके। 11 बजे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा भाई, जल्दी ही। वो बेचैन होता हुआ बोला, भाई हम कर तो रहे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। अर्चित ने मायूसी से कहा, वो उन हैकर्स के पास से कोई रिप्लाई नहीं आया क्या? तभी उसने याद करते हुए कहा, नहीं भाई, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। यार अब वो लोग ही कुछ कर सकते हैं, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो पिनाकी हमारी हेल्प कर सकता है। उसका कोड नेम भी तो देखो, पिनाकी, मतलब वो भगवान शिव को मानने वाला है। यार वो हमारी हेल्प कर देगा, वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। मुझे उस पिनाकी से बात करनी है, शायद उसे हमारी प्रॉब्लम का पता नहीं है। भाई मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ कुछ भी कर, मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे बात करूँगा, उसे अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा, वो ज़रूर समझेगा, वो समझेगा। सारव उसे झिंझोड़ते हुए बोला। सारव सारव भाई संभाल अपने आप को, कहते हुए अर्चित ने साइड में गाड़ी लगा दी और बोला, भाई हम कैसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो क्यों हेल्प करेगा हमारी, तू ही सोच। अगर उसने हमारी हेल्प करनी ही होती तो कर देता ना, पर उसने तो कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। यार मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे उससे बात करनी है। मैं एक लास्ट कोशिश ज़रूर करूँगा उसे कन्विंस करने की। प्लीज़ प्लीज़ तू उस हैकर से ईमेल आईडी मांग, मैं उसे पूरी बात बताऊँगा, वो मान जाएगा। प्लीज़ भाई तू कर तो बात, सारव ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। ओके ओके देखता हूँ, उसने कहा और हैकर के पास कॉल करने लगा। सर प्लीज़ हमें उससे बात करनी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ हमें बता दीजिए। अर्चित पिछले आधे घंटे से उस हैकर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। समझने की कोशिश तो आप कीजिए सर, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रहे? वो पिनाकी है, वो हर किसी से बात नहीं करता और जितना वो अच्छा है उतना खतरनाक भी है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। वो मुझे काम तक नहीं करने देगा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर मैं नहीं दे सकता। वो बोला, यार ईमेल आईडी से क्या ही हो जाना है, हमें बस एक ईमेल करना है। मुझे नहीं पता सर, बट वो ये सब पसंद नहीं करता। वो अपनी कोई भी चीज़ आम लोगों को नहीं शेयर करता।
भाई सिर्फ एक ईमेल में गारंटी देता हूँ तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, तुम्हारा काम बंद नहीं होगा, बस एक प्लीज। अर्चित ने रिक्वेस्ट की। ठीक है सर, आई नो कि आप सब परेशान हैं, ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप मुझे काम दिलाएंगे पक्का? डोंट बी वरी, हम देख लेंगे, उसने कहा, जिसके बाद उसने ईमेल आईडी सेंड कर दी। थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी हेल्प की है हमारी। सर थैंक यू नहीं, मुझे काम चाहिए। ओके मिल जाएगा, उसने कहा और कॉल कट कर दी। इधर सारव अपने फ़ोन में एक ईमेल टाइप करने लगा। उसने उस ईमेल से अपना और शांभवी का नेम, साथ ही पूरा मैटर शॉर्ट में लिख दिया। उससे उसने उससे हेल्प की रिक्वेस्ट भी की थी। उसने सांस ली, कर तो दिया है, अब किसी तरह से वो जल्दी देख ले और हमारी बात मान ले। ओ गॉड प्लीज हेल्प। उसने हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। उसने पिनाकी को मेल तो कर दिया था, बट वो अब इसका क्या जवाब देगा ये वो नहीं जानता था। हेलो सर, वो उन गुंडों के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमने उनके 2 अड्डों पर जाकर छानबीन की है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं थे। यहाँ तक कि उनकी नई लोकेशन का भी कोई अता पता नहीं है। निर्भय ने उसे कॉल करके बता रहा था। तुमने लास्ट कुछ दिनों से उस जगह एक्टिव सभी नंबर्स के बारे में पता किया? कोई भी अभी तक एक्टिव दिखा? अर्चित ने पूछा। वहीं उसके बगल में बैठे शारों ने इस वक्त अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर कुछ न कर पाने की तकलीफ नजर आ रही थी। इस वक्त वो लोग एक गली की एक दीवार के जस्ट बगल में कार के अंदर बैठे हुए थे। नहीं सर, वो सारे नंबर दोबारा कहीं भी एक्टिव नहीं हुए हैं, हालांकि हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। निर्भय, जो कि इस वक्त थाने में था, बोला। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार वो भी थक हार कर सुबह घर चला गया था और 2 घंटे रेस्ट करने के बाद तैयार होकर वापस थाने में पहुंच गया था। हालांकि उसने श्रीवास्तव को बुलाकर थाने से त्रिपाठी को इस काम में लगा दिया था। उसकी बात सुनकर अर्चित ने कॉल कट कर दी। उसने निराश होकर सारव की ओर देखा। पिनाकी का रिप्लाई आया। उसने धीरे से पूछा, तो सारू ने तुरंत फ़ोन निकालकर चेक किया। कहीं कोई रिप्लाई नहीं था, पर उसकी नज़र ऊपर टाइम पर गई। इस वक्त सुबह के 10:15 हो रहे थे, मतलब सिर्फ 45 मिनट, और उसके बाद सब कुछ खत्म। सुबह से 200 बार चेक कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। सारव की आवाज़ बैठ गई थी। शारव, आई एम सॉरी, बट यार मुझे नहीं लगता कि पिनाकी कुछ करेगा। हमें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। 11 बजने वाले हैं। आई थिंक तुझे अब घर जाना चाहिए। उसने सारव के कंधे पर हाथ रखा। घर जाना चाहिए? यार कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने शांभवी को प्रॉमिस किया था कि एनी को पकड़ लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन कब? कब पकड़ लेंगे? 43 मिनट बाद। वो उसे सबके सामने बेइज्जत कर देगा और मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही बेआबरू होता देखता रहूँगा। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। मैं उसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। उसे बहुत दर्द होगा। मैं उसे इस तकलीफ में नहीं देख पाऊँगा। मैं घर नहीं जा सकता। मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। मैं हार गया, मैं हार गया। वो चीख पड़ा और इसके साथ ही उसने पूरी ताकत से बगल की दीवार पर मुक्का मारा। सारव, अर्चित ने तुरंत उसका हाथ खींचा तो उसके हाथ पर जख्म लग गया था, जिससे खून बहने लगा। क्या कर रहा है तू, पागल है? अर्चित ने तुरंत गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स चेक किया। ओ गॉड, पट्टी भी नहीं है। वो बुदबुदाया और फिर जख्म पर अपना रुमाल बांध दिया। उसके बाद उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं सारव ने सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। कहाँ ले जा रहा है? कुछ देर बाद उसने अपना चेहरा पोंछते हुए जब सामने देखा तो पूछा, तेरे घर? मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैं फेल हो गया हूँ। तू चुप कर, तुझे अपनी ही फिक्र है क्या? मैं मुंह नहीं दिखा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अरे 35 मिनट का ही टाइम बाकी है, उसके बाद एनी क्या करेगा हमें नहीं पता। मैं अभिषेक को वापस नहीं बुला रहा, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करता है जैसा उसने कहा, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसके पास पहुंच जाए। लेकिन हो सकता है इस बीच वो भाभी को कॉल करके कुछ उल्टा सीधा बोले, और हम अगर उन्हें नहीं रोक पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा उसकी ऐसी किसी हरकत के बाद तेरी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, वो भी हमें नहीं पता। इसीलिए मेरे भाई, तुझे इस वक्त भाभी के साथ होना चाहिए। आई नो तू पेन में है, बट अपना छोड़ और फिलहाल भाभी के बारे में सोच। तुझे उनका ख्याल रखना है, उन्हें इस टफ सिचुएशन में संभालना है, समझ रहा है ना तू? तुझे घर जाना ही होगा।
प्लीज़ यार, मैं तुझे घर के बाहर छोड़ दूँगा, फिर वापस रसूल के पास जाता हूँ, पर अभी तुझे भाभी के साथ रहना है। उसने समझाया तो सारव कुछ नहीं बोला। जैसे-जैसे वो घर की तरफ बढ़ रहे थे, उसे अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस हो रही थी। उसके सीने में एक घाव सा होता जा रहा था। वो इस वक्त यही सोच रहा था कि शांभवी को क्या जवाब देगा, क्या कहेगा उससे कि वो कुछ नहीं कर पाया। पर जो भी हो, अब उसे घर तो जाना ही था, अपनी शांभवी के लिए। शांभवी अपने रूम में बेचैनी से टहल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार-बार उन्हें अपनी बाईं हथेली से पोंछ रही थी। उसके दाएं हाथ में फ़ोन था, जिससे वो शारव को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुबह से वो उसे कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी कॉल नहीं ली थी। चलते हुए बार-बार उसकी नज़र घड़ी पर जा रही थी, जिसके कांटे अपनी गति से आगे बढ़ रहे थे, पर उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कांटे आज कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे हो। उसका मन कर रहा था वो उस घड़ी को तोड़ दे, जिससे वक्त वहीं पर रुक जाए, पर वो ये भी जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। एनी क्या करेगा, इस बात के साथ उसे सारव की भी चिंता हो रही थी। तभी अचानक से उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पीछे पलटते ही वो चौंक गई, क्योंकि उसके सामने बेतरतीब हालत में सारव खड़ा था। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, आंसुओं से भरी सुर्ख आंखें, बिखरे हुए बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे, थकान और उदासी से मलिन हुआ चेहरा। उसके एक हाथ पर रुमाल बंधा हुआ था, जो खून से अब लाल भी होने लगा था। वहीं उसके कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे। उसकी शर्ट पर कितनी ही सिलवटें पड़ गई थी और उसकी शर्ट का एक कोना पैंट से बाहर निकला हुआ था। पर उसे तो जैसे इन सब की कोई परवाह ही नहीं थी। वो बस एकटक शांभवी को देखे जा रहा था। आप, वो घबराते हुए बोली और उसकी तरफ बढ़ी। वहीं सारव ने भी उसकी ओर कदम बढ़ाया, पर उसके कदमों में जान ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ इस वक्त उसके कंधों पर रख दिया गया था। सारव, क्या हुआ है तुझे? सारव, सारव, तू कुछ बता क्यों नहीं रहा? तभी नीलिमा जी की आवाज़ आई, तो आरव और राधा के साथ उसके पीछे पीछे आई थी। सारव ने उनकी आवाज़ से पीछे गर्दन घुमाई। मॉम, मैं कुछ देर यहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़। वो धीमी आवाज़ में जिस तरह से बोला, वो कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने एक नज़र आंखों में आंसू लिए शांभवी की ओर देखा और उदास होकर वहाँ से चली गई। क्या हुआ? आप ठीक है? ये कैसी हालत बना ली? शांभवी तुरंत उसके पास आई, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। शांभवी, वो एकदम से उसके कंधे पर गिर गया, जिससे शांभवी लड़खड़ा गई, पर अगले ही पल उसने उसे संभाल लिया। उसने उसे कसकर हग कर लिया और उसकी आंखों में आंसू एक बार फिर बह चले। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं रोक पाया उसे। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो भपक पड़ा। वहीं शांभवी की नज़रें दीवार पर लगी घड़ी पर चली गई। धुंधली आंखों से उसे दिखाई दिया कि 11 बजने में बस 5 मिनट ही बाकी थे। उसकी बाहों का कसाव थोड़ा और बढ़ गया था। मैंने बहुत कोशिश की, पर उसे नहीं ढूंढ पाया। वो बस कुछ नहीं, कुछ ही देर में सब बर्बाद कर देगा। मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया, मुझे माफ़ कर दो। सारों बच्चों की तरह हिचकियाँ लेते हुए बोला। कोई बात नहीं, आई नो कि आपने पूरी कोशिश की है, पर हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम भगवान न बन जाते। आप गिल्ट फील मत कीजिए, आज नहीं तो कल हम उसे पकड़ ही लेंगे, तब उसे उसकी सज़ा देंगे। आप शांत हो जाइए, शांभवी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। उसे बुरा तो लग रहा था, पर इस वक्त सारव काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था और उसके लिए उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। वो प्यार से उसकी पीठ सहला रही थी। शारव बददस्तूर रोए जा रहा था। करीब 10 मिनट तक वो ऐसे ही रोता रहा। इस बीच एनी की कोई कॉल नहीं आई। शांत हो जाइए, देखिए उसने अभी तक कॉल नहीं की, ना ही घर में किसी की आवाज़ आई है, मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जबकि अब तो 11 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। आप शांत हो जाइए। उसने धीरे से शारों को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को पोंछा। हम साथ हैं ना, तो फिर किस बात की फिक्र? जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सामने पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। चुप हो जाइए, उसके चेहरे को चूमने लगी। आई एम सॉरी। चुप। सारव के बोलने से पहले ही शांभवी ने उसके होठों पर अपनी अंगुली रख दी। किसी सॉरी की जरूरत नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराई तो सारव की आंखों में फिर से आंसू बह निकले। मत रोइए, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? मेरे लिए तो आप मैटर करते हैं ना, और आपको तो सब पहले ही पता है। क्या उन वीडियोज और फोटोज के वायरल हो जाने से आपकी सोच पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या आप मेरे लिए जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो बदल जाएगा? नहीं ना।
जब आप तब भी मुझे इतना ही प्यार करेंगे तो इन सबसे भला मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मेरे लिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी तो दुनिया ही आप है, और जब मेरी दुनिया की नज़रों में मैं गलत नहीं हूँ तो दुख किस बात का। और रही बात बाकी दुनिया की, तो उसने तो अग्नि परीक्षा तक देने वाली सीता माता पर भी लांछन लगाए हैं। तो फिर मैं तो इंसान हूँ, हाँ मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई है, पर अभी तो मैं गलत नहीं हूँ। आप प्लीज़ कुछ भी मत सोचिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। जब तक आप मेरे साथ हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सारा उसके गले लगकर रो दिया। चुप हो जाइए वरना अब मुझे भी रोना आ जाएगा। बोलते हुए शांभवी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों अभी तक एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि तभी शारव का फ़ोन बजा। उसकी आवाज़ से वो दोनों ही चौंक गए। वीडियो कॉल। शारव ने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा। किसी अननोन नंबर से उसे वीडियो कॉल आ रही थी। उसने एक नज़र शांभवी की ओर देखा और अपने आंसू पोंछकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो माय फेवरेट कपल। सामने अनिमेष हंसता हुआ चेहरा नजर आया, जिसे देखकर सारव के चेहरे पर डर और गुस्से के मिले-जुले भाव आ गए। तुम लोग तो सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मतलब मेरी बात नहीं मानी, जबकि इसका नतीजा क्या हो सकता है तुम्हें अच्छे से पता था। देखो मैंने तो इस चक्कर में 10 मिनट एक्स्ट्रा भी वेट कर लिया, पर तुम लोग तो मेरी बातों पर बस झूठी लगती है। तुम्हें लगा होगा कि मैं शांभवी को पाने के लिए तुम्हें डरा रहा हूँ और तुम उसे नहीं लाए तो मैं फिर हार मान जाऊँगा, पर नहीं, तुम लोग अब गए, क्योंकि अब मैं वही करने वाला हूँ जो मैंने कहा था। वो बोल रहा था और सारा खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। ये देखो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस 2 मिनट। 2 मिनट में ये सब इंटरनेट पर होगा और उसके बाद तुम्हारी फैमिली के पास, उसने कहा और बैक कैमरा ऑन किया तो सारंग और शांभवी को एक लैपटॉप नजर आया, जिसमें वो फाइल अपलोड होने की वो नीली लाइन हर सेकंड के साथ लंबी होती जा रही थी। सारंग ये देखकर धम से फर्श पर गिर गया और बेड से अपनी पीठ टिका दी। सर। शांभवी तुरंत नीचे बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? नहीं, अब तुम नहीं बच सकते अनिमेष। शांभवी रोते हुए अनिमेष से बोली। अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आई नो वेरी वेल कि मेरी कॉल ट्रेस हो रही है। कुछ ही देर में पुलिस को मेरी लोकेशन का पता चल जाएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे अब जेल या फांसी किसी भी चीज़ का डर नहीं है। मुझे तो बस तुम दोनों को बर्बाद करना था। अगर तुम लोग मेरी बात मानते तो भी मैं यही करने वाला था। बस छिहत्तर सेकंड और उसके बाद तुम्हारी इज्जत तो चौराहे पर मिलेगी, मिसेस शांभवी। सारव आहूजा, उसने हंसते हुए कहा। वहीं सारव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे ये शब्द देखा नहीं जा रहा था। अरे अरे मास्क मैन, क्या हुआ? इस बार तुम्हारा कोई माइंड गेम काम नहीं आया क्या? अरे इधर तो देखो सही, देखो कैसे टाइम बीतता जा रहा है। बस कुछ ही सेकंड में तुम किसी को मुंह दिखाने नहीं रहोगे। तुमने मेरा प्यार छीना था, अब तुम्हारा प्यार ये परिवार वाले और ये समाज तुमसे छीन लेगा। देखो इधर देखो ना, टाइम कम हो रहा है। रोक सको तो रोक लो। 30, 29, 28, 27। वो हंस रहा था। वहीं सारव के चेहरे पर दर्द की लकीरें कुछ और बढ़ गई थी। उसे अपने शरीर में लाखों सुइयों की चुभन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके दिल को सीने से खींचकर बाहर निकाल रहा हो। उसकी आंख से निकला एक गर्म कतरा उसके चेहरे को झुलसाते हुए नीचे सरकने लगा था। चुप हो जाइए, उसने शारव को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। 7, 6, 4, 3, 2 बुम! एनी की खुशी से चिल्लाने की आवाज आई और शांभवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शारव को अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी आंखों से झरझर बहते आंसू सारव के गालों पर गिर रहे थे। वहीं उसके आंसू शांभवी के कपड़ों को गीला कर रहे थे। वो एक छोटे बच्चे की तरह उसकी छाती में दुबक गया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होगा, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने तय कर ली थी कि वो ये थी कि किसी भी सिचुएशन में उन्हें साथ रहना था, साथ ही सबका सामना करना था। वो दोनों अभी इस सब से जूझ ही रहे थे कि तभी अनिमेष की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। व्हाट द हेल! ये क्या हुआ? नो नो! वो अपनी पूरी ताकत से चीखा, जिससे सारव और शांभवी चौंक गए। उन्हें एकदम से समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसे क्यों चीखा है।
उन्होंने अपनी आंखें खोली और झट से अलग होकर फ़ोन की स्क्रीन में देखा तो प्रोसेस फेल हो चुका था। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बस भौचक्के से अपने फ़ोन की स्क्रीन में देख रहे थे कि तभी एनी ने फ़ोन रख दिया, जिससे उन्हें छत के अलावा अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नहीं, ये फेल नहीं हो सकता। मैं लास्ट टाइम में हार नहीं सकता। फिर से करता हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए, और कीबोर्ड पर चलती अंगुलियों की आवाज़ें उन दोनों को सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर उनके चेहरे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें खिंच गई। कुछ देर तक अंगुलियाँ चलते रहने के बाद अचानक ही एक ज़ोर के ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। नो! एनी चीखा। साथ ही सारों और शांभवी ऊपर उड़ता हुआ धुआं दिखाई दिया। विकास, तू चेक कर, तेरे में है वीडियोज़? हाँ, हाँ, करता हूँ। विकास की घबराई हुई आवाज़ आई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे उठ सकता है? मेरा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। विकास, जल्दी देख, पुलिस भी पहुंच रही होगी। उससे पहले हमें इन सालों को बर्बाद करना है। वो चिल्ला रहा था। ओह नो! इसमें भी नहीं है, विकास ने घबराते हुए कहा। वाट, ये कैसे हो सकता है? हम जेल चले जाएंगे और इन्हें बर्बाद करने का सपना भी सपना रह जाएगा। नो! पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव कहाँ है? चेक कर जल्दी। वो तो वहीं रखी थी, तेरी टेबल पर, लैपटॉप के पास ही, उसने डरते हुए बताया। वाट, कहीं इसके साथ वो भी? उसने सोचते हुए कहा और चेक करने लगा। कुछ देर उन्हें चीज़ों के इधर-उधर गिरने की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल एनी की आवाज़ आई। ओह गॉड! ये भी जल चुकी है। साले, तूने ये क्या किया? तुझे कोई सेंस भी है? ये यहाँ क्यों रखी थी? वो चिल्लाया और एक ही सांस में विकास के 2-4 घूंसे जोड़ दिए। ये शब्द देखकर सारा और शांभवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए और रो पड़े, लेकिन इस बार के आंसू खुशी के आंसू थे। सारा ने उसका चेहरा हाथों में लिया और चूमने लगा। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। शांभवी, शांभवी, हम। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया और उसे अपने गले से लगा लिया। अचानक ही शांभवी की नज़र फ़ोन पर गई। एनी की कॉल शायद कट हो गई थी और अब स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। 1 मिनट, ये किसकी कॉल है? वो उससे अलग हुई और सारव ने भी तुरंत अपने आंसू पोंछे और कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हेलो पिताजी, सामने से आवाज़ आई। पिताजी, कौन हो तुम? सारव चौंक गया तो शांभवी ने उसे फ़ोन के स्पीकर पर डालने का इशारा किया। अरे, इतनी जल्दी भूल गए? तेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर कब से हो गई? सामने वाले ने कहा। आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। सारव याद करने की कोशिश करते हुए बोला। अरे भोले भंडारी, वो अपनी तिगड़ी याद है ना तुझे? तू, मैं और अर्चित। तो तू है? सारव खुशी से बोला तो शांभवी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मैं ही। पर तुझे तो पर तू तो मुझे भूल ही गया था, उसने शिकायत की। अबे, जब ऐसे सालों तक गायब रहेगा तो ऐसा ही होगा ना। खैर, तू आज अचानक, मतलब ऐसे आज तूने मुझे कॉल की? सारव ने पूछा। हाँ, क्योंकि अब आपके बेटे की एक अलग पहचान है जो उसकी अपनी है। मतलब पिनाकी। मैं ही पिनाकी हूँ, उसने कहा। व्हाट? सारव उछल सा गया। तू पिनाकी है? सच बोल रहा है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? और तूने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? यहाँ तक कि मुझे और अर्चित को भी नहीं। कम से कम तुझे हमें तो बताना चाहिए था। क्या हुआ है तेरी लाइफ में? मुझे सब जानना है, डिटेल में बता। अरे अरे, तू तो एग्जामिनर ही बन गया। एक के बाद एक धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे जा रहा है। थोड़ी सांस ले ले, क्योंकि अभी तो तुझे इस एनी की बैंड बजानी है। मैं तुझे एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तू तुरंत पहुँच। अर्चित को मैंने आधा घंटा पहले ही बता दिया था, तो वो अब तक वहाँ पहुँच भी गया होगा, उसने कहा। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई, मैंने मना किया था। एक्चुअली मैंने तेरा ईमेल बहुत लेट देखा था, इसीलिए मुझे जैसे ही उसकी लोकेशन का पता चला, मैंने अर्चित को कॉल कर दी। तुझे कॉल नहीं कर पाया क्योंकि भाई को एक साथ इतने कंप्यूटर्स पर काम करना पड़ रहा था। मैंने उसे बोल दिया था कि जैसे ही मैं डेटा उड़ा दूंगा तो तुरंत तुझे कॉल कर दूंगा। उसे मैंने सीधे वहीं जाने को बोल दिया, क्योंकि मुझे शायद लेट भी हो सकता था। ऐसे में वो अपना काम करके वहाँ से निकल भी सकता था। मुझे लेट भी हो गया, पूरे 10 मिनट बात कर पाया, बट आज शायद भोलेनाथ भी हमारे साथ थे, इसीलिए तो उस अकल के दुश्मन ने 10 मिनट बाद ही अपलोड करना चाहा, लेकिन उसका काम होने से पहले मैंने अपना काम कर दिया, उसने सब बताया। ओह ओह, थैंक यू सो मच यार। आज अगर तू नहीं होता तो। शारव की आंखों में नमी आ गई
ओए ये थैंक यू कब से आ गया? मैंने ये सब अपने भाई और भाभी के लिए किया है और तुम लोगों की जगह कोई और भी होता तो उसके लिए भी यही करता। वो बोला तो सारों मुस्कुरा दिया। तू सच में अलग है, बहुत अलग। पर तू बता तो सही कि तू पिनाकी कैसे और क्या क्या हुआ तेरी जिंदगी में? शादी की या नहीं? सारव ने फिर से पूछा। भाई एक बात तो बता देता हूँ कि शादी तो अभी नहीं की पर जल्द ही कर लूँगा। इसके अलावा तुझे बाकी सब जानना है तो मेरी कहानी अजब सा इश्क पढ़। अजब सा इश्क पर कहाँ पर? सारव ने पूछा। अरे प्रतिलिपि पर अपने गुरु भाई की प्रोफाइल पर कहानी अजब सा इश्क। अपने गुरु भाई यानी राजेंद्र कुमार शास्त्री गुरु? हाँ वही। पर अभी तो तू एनी को देख पहले और हाँ अकेले अकेले शादी कर ली बे, पार्टी चाहिए मुझे। पक्का? जब तू बोल। तू आजा फिर करते हैं पार्टी। शाहरुख मुस्कुराया। अबे एक काम कर, तू ही इधर आजा, मतलब हनीमून के लिए भाभी को लेकर आजा यहाँ। कसम से जन्नत है भाई, जन्नत। ओके तू एड्रेस भेज देना अपना। श्योर अभी जा मैं रखता हूँ। और हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू कि तेरे जैसे को भी भाभी जैसी प्यारी वाइफ मिल गई है। भाभी को ये नहीं बोल सकता क्योंकि तेरी तो इंसानों में गिनती ही नहीं, असुर और प्रेतों का कॉम्बिनेशन है तू। वो बोला तो सांभवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हंसने लगी। अबे सुन रही है वो, कुछ भी मत बोल, बाद में बात करता हूँ तेरे से। सारव ने घुरकर शांभवी की ओर देखा तो वो चुप हो गई। उसने कॉल कट करके फोन जेब में रखा और शांभवी का हाथ पकड़ लिया। चलो आज इस एनी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, उसने कहा तो शांभवी उसके साथ चल दी। सारव उसे लेकर तेजी से सीढ़ियां उतर ही रहा था, तभी नीलिमा जी ने उसे रोका। सौरभ कहाँ जा रहे हो और ये क्या चल रहा है घर में? कोई बताएगा मुझे? उन्होंने पूछा, क्योंकि अब तक तो उन्हें भी समझ आ गया था कि कोई गड़बड़ है। सौरभ उनकी बात सुनकर एक पल के लिए रुका। मोम, हम सब बताएंगे लेकिन अभी नहीं, वापस आने पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी हमें जाना है, उसने कहा और तुरंत शांभवी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। वहीं उसके घर वाले पीछे से ये सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, ये लोग ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। पर ये तो उन्हें उनके वापस आने पर ही पता चलने वाला था। करीब आधे घंटे बाद वो लोग एक बड़े बंद पड़े वेयरहाउस के सामने खड़े थे। वहाँ कुछ पुलिस वाले भी थे जिन्होंने उसे घेरा हुआ था। कुछ पुलिस वाले गुंडों को पुलिस जीप में बिठा रहे थे। इन लोगों को लेकर जल्दी से निकलो, साले बड़े दिनों से मौज कर रहे थे, अब जेल में सड़ेंगे। तभी उन्हें अर्चित की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें ले जाने का ऑर्डर दे रहा था। अर्चित। सारव तुरंत उसकी ओर बढ़ा। हाँ भाई तू आ गया, तेरा ही इंतजार था। वो उसकी ओर पलटा पर भाभी, उसने शांभवी की ओर देखा। असली गुनहगार तो वो शांभवी का ही है, तो ये कैसे नहीं आती? सारव ने कहा। ओके अंदर चल, मैंने आराम से कुर्सी पर बिठाया है मेहमानों को, अब चल नाश्ता भी परोस देते हैं, उसने कहा और अंदर की ओर बढ़ गया। सारा और शांभवी उसके पीछे पीछे चल दिए। ये एक बंद पड़ा वेयर हाउस था जिसमें काफ़ी सामान खस्ता हालत में बड़ा धूल खा रहा था। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जगह जगह मकड़ियों में ने जाल बुन रखे थे। बाहर के मुकाबले अंदर अंधेरा भी काफ़ी था, पर कहीं कहीं से रोशनी नजर आ रही थी। अर्चित उन्हें लेकर एक हॉल जैसी जगह पर गया जो थोड़ा साफ सुथरा था। लाइट भी वहाँ पर्याप्त थी। आ गया तू? एनी की आवाज़ आई तो उन्होंने सामने देखा। एनी और विकास को वहाँ चेयर्स पर बांध दिया गया था। उन लोगों ने और उनके पास 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। कैसे नहीं आता, तूने बुलाया ही इतने प्यार से था, सारों ने मुस्कुराते हुए कहा। और देख इसे भी लेकर आया हूँ। उसने शांभवी की ओर इशारा किया तो उसने घुरकर उसे देखा। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे पकड़वा कर जंग जीत ली है? एनी ने उसे देखते हुए कहा। ना बिल्कुल नहीं, तू जंग करने लायक ही नहीं है। तू एक लड़की की आड़ लेकर वार कर रहा था। अगर वाकई तुझ में हिम्मत होती तो ये बेकार के पैंतरे छोड़कर सीधे मुझसे भिड़ता, पर नहीं, तूने तो इन सब में उस लड़की को घसीट लिया जो एक वक्त में तुझे बेइंतहा प्यार करती थी। पर तूने उस रिश्ते का, उसके प्यार का मजाक बना दिया, उसकी बेइज्जती की, और यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। तू आज अगर पकड़ा गया है तो इसीलिए क्योंकि तूने किसी के प्यार की इंसल्ट की है, एक सच्चे इंसान के साथ गलत करने की कोशिश की है। वो उसके पास जाकर उसकी कुर्सी पर हाथ रखकर झुका। ओए प्रोफेसर, मुझे ना तेरे ये लेक्चर नहीं सुनने हैं, समझा? और किस बात के लिए तू इतना खुश हो रहा है? जिसकी तारीफों के तू पुल बांधे जा रहा है, तुझे पता है ना कि वो क्या है? वीडियोज नहीं देखी थी क्या तूने?
तड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई और एनी का सिर एक ओर झुक गया। उसके होठ के कोने से खून भी रिसने लगा था। वहीं सारव का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। शांभवी के चेहरे पर भी एनी के लिए नफरत के भाव थे और अर्चित के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपनी कमर पर हाथ रखे आराम से खड़ा देख रहा था। रसूल, तुम लोग बाहर जाओ, तभी अर्चित ने कहा तो बाकी के लोग बाहर चले गए। मुझे अच्छे से पता है कि वो क्या है, लेकिन तुझे ये नहीं पता, इसीलिए तूने ऐसा किया, वरना तू ये सब नहीं करता। शाहरुख बोला, तुझे बोला था मैंने कि अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखना। शायद कम प्रसाद मिले, पर तेरी जुबान है कि बिना पेट भरे मानेगी नहीं। अर्चित ने उसकी ओर देखा और कहा, तो वो घुरकर उन्हें देखने लगा। तुम लोग मुझे ऐसे बांध कर खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो। मुझे खोलकर देखो, फिर बताता हूँ। अबे क्या कर रहा है, मत बोल यार कुछ भी, तुझे पता है ना, पहले ही इस इंस्पेक्टर ने हमें धोया है, अब तो फिर से मार खाना चाहता है। विकास ने धीरे से उसे समझाया। अच्छा, तो ये ख्वाहिश भी पूरी किए देते हैं, लेकिन तभी शाहरुख उसकी रस्सियां खोलने लगा। जैसे ही अनिमेष आजाद हुआ वो तुरंत सारव पर झपटा, लेकिन सारव ने हवा में ही उसका हाथ रोक दिया और झटके से घुमाकर पीछे से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। थोड़ा पोजीशन तो ले लेता, फिर अटैक करता। सारव ने कहते हुए उसके घुटने की पीछे की ओर अपने घुटने से वार किया तो वो फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। एनी चीख पड़ा, शांभवी डंडा। शाहरुख ने शांभवी की ओर देखा तो उसने वहीं साइड में पड़ा किसी टूटे हुए फर्नीचर का टुकड़ा उठा लिया। भाभी, आज इस साले की हड्डियां तोड़ देना, अर्चित ने शांभवी से कहा। वहीं शांभवी आंखों में हिकारत के भाव लेकर उसकी ओर बढ़ रही थी। तू मुझे मारेगी? एक चींटी भी मारी है आज तक? अनिमेष हंसने लगा। अबे तू क्यों अपनी शामत बुला रहा है? शांत नहीं रह सकता? विकास बोला, जो उसे कुछ ही दूर पर बंधा हुआ था। हाँ, नहीं मारी मैंने कोई चींटी, क्योंकि चींटियां तेरी जैसी नहीं होती। पर आज तू तो पक्का पीटेगा, शांभवी बोली और उसके पैर पर जोर से मारा। अनिमेष फिर से चीखा, साली तू मुझे मारेगी? अबे छोड़ इसे, तो मैं इसकी औकात बताता हूँ। उसने सारव के हाथ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। औकात औकात तो आज तुझे पता चलेगी, ये ले। उसने फिर से उसे मारा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने छोड़ा था जब मैंने तुझे बोला था कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। तूने मुझे धोखा दिया और जब मैंने आगे बढ़ना चाहा तो तूने अपनी औकात दिखा दी, मुझे ब्लैकमेल किया। ये वो लगातार उस पर डंडे बरसाए जा रही थी। तूने इन्हें, मेरे पति को तकलीफ दी, इन्हें इतना कुछ बोला तूने, तेरी बातों से इन्हें इतना हर्ट हुआ। इनकी बीवी के साथ सुहागरात मनानी है तुझे? आज खड़े होने लायक ही नहीं रहेगा तू। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डंडा एक और फेंका और उसके बाल पकड़ लिए। वहीं शारव और अर्चित उसे देख रहे थे। शारव अच्छे से जानता था कि इन सब से वो कितनी हर्ट हुई है। यही वजह थी कि वो इस तरह से रो पड़ी थी। क्या बोला था तूने? मेरी चीखें निकलवाई है। अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और आंखों से शोले बरसाते हुए कहा, एक्चुअली तूने ना सही कहा था। उसने कहा तो सारव चौंक गया। हाँ, तू ना सिर्फ चीखें ही निकलवा सकता है, क्योंकि यही तेरी औकात है। तू किसी को अपने प्यार से खुश कर ही नहीं सकता। हाँ, तूने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, लेकिन क्या तुझे याद है कि तू इन सब के लिए रिक्वेस्ट करता था, गिड़गिड़ाता था, बाबू प्लीज मान जाओ, प्लीज आ जाओ, मुझसे मिल लो, ये बोलता था तू। तेरी इतनी औकात नहीं थी कि कोई लड़की खुद चलकर तेरे पास आए। तुझे जो मिला वो मांगने पर मिला। कभी चलकर कोई लड़की खुद को तुझे सौंप कर नहीं सकती थी। अगर तेरी कोई औकात होती तो तू जो चाहता वो सब वो खुद तेरे साथ चाहती, पर ऐसा नहीं था। तू किसी को ये दे ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है। पर इनमें वो बात है कि लड़कियां खुद इनके पास आना चाहती है। खुद मैंने भी अपने आप को इन्हें सौंप दिया, वो बोल रही थी और सारा बस चुपचाप उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे सुकून सा मिल रहा था। पता है, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आज का नहीं है, जब इतना कुछ हो गया मेरी लाइफ में, ना ही वो दिन था जब तूने अपनी घटिया हरकतें मुझे बताई थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन वो था जब मैंने तुझे चाहा था। तेरे जैसे लोग प्यार के लायक ही नहीं है, और यही वजह थी कि तुझे ये नहीं मिला। तुझसे वो प्यार छिन गया। सज़ा तो यही काफ़ी थी तुम्हारे लिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी तुमने किया उससे सिर्फ मुझे ही तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि किसी और को भी हुई है। तो अभी तो तुझे उनसे भी सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही तूने ब्लैकमेलिंग जैसा क्राइम किया है, तो इसके लिए कानून से भी तुझे सज़ा मिलेगी। अब तू हर चोट के साथ याद कर कि तूने क्या-क्या गलतियाँ की हैं।
बोलकर संभवी पीछे हट गई। अब मैं तुझे बताऊंगा कि तूने मेरी बीवी की बेइज्जती करके सही नहीं किया। बोला था ना तुझे कि सबक सिखाऊंगा, तो ये ले। सारंग ने कहा और उसकी लात मार दी, जिससे वो आगे गिर गया। पता है तुझे, इस जुबान के पीछे तो महाभारत तक हुई है। दुर्योधन ने पांडवों के पिता के ऊपर कमेंट्स पास किए थे और वहीं से महाभारत की शुरुआत हो गई थी। सारंग ने उसे वापस उठाया। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जुबान का इस्तेमाल सलीके से करना चाहिए, वरना ये महंगा भी पड़ सकता है। कहते हुए उसने उसके मुंह पर मुक्का जड़ा। चीखते हुए एनी दूर जाकर गिर पड़ा और उसके सिर सीधे फर्श से टकराए। उसने तुरंत अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे लगा था पागलखाने में जाने के बाद तेरे दिमाग के तार सही हो जाएंगे, पर नहीं। जो पैदाइशी पागल हो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। उसने उसकी छाती पर जोरदार किक मारी। वो दर्द से दोहरा गया। वैसे भी वो फिजिकली शाहरुख जितना फिट और स्ट्रांग नहीं था। ऊपर से संभवी ने डंडों से उसके पैरों की हालत खराब कर दी थी, जिससे उसके लिए उठना भी मुश्किल हो रहा था। फर्श से टकराने के बाद उसके सिर से खून भी रिसने लगा था। शायद मास्कमैन की पिटाई को तू भूल गया था, इसीलिए तूने ये सब करने की जरूरत की। पर कोई नहीं, इस बार तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि जेल से बाहर भी निकल गया तो भी मेरे घर की ओर पैर रखने की, सोने की भी हिम्मत नहीं करेगा। बोलते हुए वो लगातार उस पर लात घुसे बरसाए जा रहा था और एनी ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी चीख निकलती, एक और वार उसे पड़ जाता और वो फिर से चीख पड़ता। थोड़ी पूजा मुझसे भी करवा ले, हाथों में बड़ी खुजली आ रही है। तभी अर्जित ने उसे उठाकर खड़ा किया, फिर एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा तो उसका जबड़ा ही हिल गया। उसके मुंह से चीख के साथ खून भी निकल गया। उसके बाद अर्चित और सारव बारी-बारी से उसे पीटने लगे। सारव तो अब उसे पीटते हुए हाँफने लगा था। तभी अर्चित ने उसे पकड़ा। भाई अब बस रुक जा, अधमरा हो गया है, कहीं मर ही ना जाए, उसने उसे समझाते हुए कहा। वहीं एनी फर्श पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था, तो तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, वो लड़खड़ाते हुए बोला। उसके चेहरे पर खून लग गया था। उसका शर्ट भी एक दो जगह से फट गया था। 1 मिनट, अभी एक काम बाकी है। शारों ने अर्चित को साइड किया और कुछ दूर रखे टूटे हुए फर्नीचर के पास गया। अर्चित और सांभवी उसे देख रहे थे। अगले ही पल उसके हाथों में एक मजबूत रॉड थी। भाई ये तू क्या करने जा रहा है? अर्चित ने उसे रोका। तू हट, उसने उसे धक्का दिया और एनी की ओर बढ़ा, जिसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये ले, वो चिल्लाया और जोर से उसके हाथ पर मारा। एनी चिल्ला पड़ा क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। अगला बार सारंग ने उसके पैर पर करना चाहा, लेकिन अर्चित ने पकड़ लिया। अब बस भाई, इसे अरेस्ट भी करना है, दिक्कत हो जाएगी। बस बहुत है अब, छोड़ उसे। उसने उसे साइड किया तो सारंग विकास की ओर मुड़ गया। तूने भी बहुत बकवास की थी ना शांभवी को लेकर, बहुत साथ दिया था ना इसका। क्राइम पार्टनर बनना है तुझे, तो अब इसमें भी पार्टनर बन। बोलते हुए उसने उसके पैरों पर डंडा मार दिया। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारिए। विकास चिल्लाकर रोने लगा। इतने सस्ते में कैसे छोड़ दूँ, अभी तो शुरुआत है। ये ले। शारव ने एक के बाद एक उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इंस्पेक्टर सर, मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए सर। शांभवी मैम प्लीज़ रोकिए ना। विकास रोने लगा। सर छोड़िए प्लीज, अब मत मारिए, वैसे भी ये लोग जेल जाने वाले हैं। शांभवी ने आगे बढ़कर उसे रोका, तब जाकर वो रुका। प्लीज शांत हो जाइए, उसने कहा तो सारव ने उसे गले से लगा लिया। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मोम, ये वजह थी कि जिसके कारण हम दोनों कल से परेशान थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि आपको कुछ बता पाते। शाहरुख ने अपनी मोम को सब कुछ बता दिया था कि एनी किस तरह से उन दोनों को परेशान कर रहा था। उसकी बात सुनकर नीलिमा जी और आरव एकदम शॉक थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो लोग कुछ कहते इससे पहले ही उन्हें सीढ़ियों से उतरती हुई शांभवी दिखाई दी। इस वक्त उसने नेवी ब्लू कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। खुले बाल, मांग में सिंदूर और हाथ में लाल रंग की चूड़ियां। सुहागन के रूप में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। साथ ही एनी नाम की परेशानी दूर हो जाने के चलते उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सारव भी इस वक्त तैयार बैठा हुआ था। उसे देखकर वो खड़ा हो गया और वो चलकर उनके पास आई। वाह, बहुत प्यारी लग रही हो, शाहरुख ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। ठीक है मोम, तो हम अब निकलते हैं, सुबह आ जाएंगे। शाहरुख ने अपनी मोम की ओर देखा और फिर शांभवी से कहा, चलो
मम्मा ने फिर से कॉल की थी। उसने शांभवी को चलने का इशारा किया। वो लोग इस वक्त पगफेरे की रस्म के लिए शांभवी के घर जा रहे थे। बाय मम्मा, बाय आरव, शांभवी ने मुस्कुराकर बाय कहा तो उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, जिसके बाद शांभवी सारव के साथ बाहर चली गई। वहीं नीलिमा जी उन्हें जाते हुए देखकर कुछ सोच रही थी। अच्छे से हग कीजिए ना, शांभवी ने ठुनठुनाकर कहा। ओके, आ जाओ। सारव ने अपनी बाहें फैला दी और शांभवी उसमें समा गई। इस वक्त वो लोग डिनर के बाद कुछ देर छत पर चांद की रोशनी में बैठकर तारों को देखते हुए एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे। छत पर ही गद्दा डालकर वो बैठे हुए थे। सारव ने जहाँ रेलिंग से पीठ टिकाकर पैर सामने फैला रखे थे, वहीं शांभवी उसकी गोद में उसकी छाती से लगी हुई थी। उसने अपने पैरों को सारव के पैरों पर रखा हुआ था और सारव ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट रखी थी। सब कुछ कितना अच्छा है ना, वो मुस्कुराते हुए बोली तो सारव भी मुस्कुरा दिया। हाँ, और होगा क्यों नहीं, हम दोनों अब बिना किसी परेशानी के एक साथ हैं। एनी की भी कल की हेयरिंग में सजा सुना दी जाएगी और हमारी जिंदगी अच्छे से चल पड़ेगी। वो शांभवी के बालों से खेलते हुए बोला। सही कहा आपने, अब सब सही रहेगा। ये सब सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम साथ में हमारी सभी छोटे बड़े सपने पूरे करेंगे, अपनी फैमिली के साथ हर पल को सेलिब्रेट करेंगे। हमारी सिंपल सी लाइफ अब बिना किसी रोड़ी के आगे बढ़ेगी। एक पल को तो ऐसा लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया और नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा हमें नहीं पता, पर नहीं, भगवान जी ने सब ठीक कर दिया। अब इस सच्चाई में इतना सुकून है कि मैं बता नहीं सकती। डर तो मैं भी गया था, पर अब सब ठीक है। वो मुस्कुराया, फिर अगले ही पल बोला, एक मिनट, हम इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? छोड़ो ना, देखो, दो दो चांद तुम्हारे सामने है, इतना खूबसूरत नज़ारा है और तुम्हें फालतू बातें करनी है। अच्छा जी, दो दो चांद, पर मुझे तो एक ही नजर आ रहा है, वो आसमान में देखती हुई बोली। अरे तो दूसरा इधर है ना। शारव ने उसका मुंह अपनी तरफ घुमा लिया। आप और चांद? हाँ हाँ, हाउ फनी। वो हंसने लगी। क्यों, चांद कहलाने का हक क्या सिर्फ लड़कियों को ही है? उसने मुंह बनाकर कहा। अले अले, मुंह मत फुलाओ ना, अगर ये हक सिर्फ लड़कियों का ही है तो भी तुम्हें चांद बुलाया जा सकता है, क्योंकि तुम तो मेरी प्यारी शारवी हो ना। उसने हंसते हुए शारव के गाल खींचे। हाँ तो अपनी शारवी को ढेर सारा प्यार किया करो, लाड किया करो, ख्याल रखा करो करो। उसने प्यारा सा मुंह बनाया। अच्छा ओके, ये लो उम्हा। उसने अपना चेहरा ऊपर करके शारव के गाल पर किस किया तो वो मुस्कुरा दिया। बुद्धू, वो फिर से उससे लिपट गई। अच्छा एक मिनट, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? वो एनी आपको मास्क मैन क्यों बुला रहा था? शांभवी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो एक पल के लिए सारव चुप हो गया। क्योंकि मैं सच में मास्क मैन हूँ, वो कुछ रुक कर धीरे से बोला। वाट? शांभवी चौंक कर उठ बैठी। आप ये मतलब ये सच है? आप कोई मजाक? उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि सच ही है। मतलब कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूरी बात बताइए, शांभवी ने पूछा। ओके बताता हूँ। उसने बताना शुरू किया। वो तुम्हें याद है ना, वो कैसे तुम्हें परेशान कर रहा था? तुमने बताया था मुझे। मैंने तभी सोच लिया था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। उस दिन जब कॉलेज में उसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की, तुम्हें एड्रेस दिया, तब मैंने प्लान बना लिया कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने क्लास में एक लड़की के थ्रू एक नोट रखवाया जिसमें मैंने उसे एक अलग एड्रेस पर आने के लिए बोला था और वो आ भी गया। शांभवी ने उसे टोका। हाँ, क्योंकि वो नोट मैंने तुम्हारे नाम से लिखा था। वाट? हाँ, इसके बाद वो आया और मैं उस खाली कॉलेज कैंपस में मास्क मैन के हुलिये में गया, जहाँ मैंने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो उस स्पेशल मास्क में ही लगा था, उससे अलग आवाज़ में बात की और उसकी भयंकर वाली पिटाई की। मेरी पहचान उधर थी तो वहाँ के गार्ड को भी मैंने साथ मिला लिया था। इसके बाद मैंने उसे उसके फ़ोन के साथ ही सर्दी में रोड पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। उसके बाद वो समहाउ हॉस्पिटल पहुंच गया होगा। फिर जब वो हॉस्पिटल में था तो उसकी मॉम एक मंदिर गई थी। मैंने उनका रूटीन पहले ही चेक कर लिया था, वो हर रोज़ मंदिर जाती थी, इसीलिए मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप भी तैयार कर दिया था। मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर एक लॉकेट बनवाया था जिसमें एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रो बग लगा हुआ था। मुझे अच्छे से पता था कि एनी के साथ इस एक्सीडेंट के बाद उसकी मॉम उसके लिए प्रे करने ज़रूर जाएगी, इसीलिए वहाँ के पुजारी को मैंने किसी तरह से कन्विंस करके
ये लॉकेट उसकी मोम तक पहुंचा दिया था। उन्होंने पुजारी जी के बताए अनुसार उसे एनी को पहना दिया और मेरा काम हो गया, उसने बताया। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसकी मोम ना आती तो उसने पूछा, तो कुछ और सोचता, पर ये तो करना ही था। लेकिन मैंने जो सोचा था वही हुआ, तो बाकी सब क्यों सोचना। उसके बाद मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई कि वो कब क्या करता है। इसी तरह से मुझे पता चला कि उसने घर आने के बाद तुम्हें वापस ब्लैकमेल किया, तो मैं उसके घर पहुंच गया और वहां भी उसे डराया। उसके घर में मेन सप्लाई बोर्ड के साथ मैंने छेड़छाड़ की थी। उसके मॉम डैड के रूम में आने से पहले ही मैं बाहर निकल गया था और वो उसे वापस ठीक किया और दबे पाँव निकल गया, बिल्कुल वैसे ही पाइप के सहारे। उसके बालकनी के गार्ड्स का भी रूटीन भी मुझे पता था। वो लोग रात में लापरवाही करके सो जाते थे, जैसा कि यहाँ आमतौर पर ही होता है। साथ ही कॉलोनी की सीसीटीवी रूम में बैठने वाला गार्ड तो भी कामचोर था, पर उसे मैंने पहले धोखे से कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला दी थी और कैमरे की सेटिंग खराब कर दी थी, जिससे कैमरा तो ऑन था बट मेरे आने जाने की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। ओह गॉड, आपने ये सब शांभवी को यकीन नहीं हो रहा था। करना ही पड़ता है क्योंकि वो ऐसे मानने वालों में से नहीं था। खैर आगे सुनो। उसके बाद मैं उसे ऐसे ही सावधानी से डराने लगा, बिना लोगों की नज़रों में आए, ताकि लोग उसे पागल समझे। यहाँ तक कि वो खुद भी वो पूरी सच्चाई किसी को बता नहीं सकता था। ये बात भी मुझे अच्छे से पता थी, क्योंकि इससे तुम्हारा नाम सामने आता और वो सीधे फंस जाता। जब वो उस दिन कॉलेज आया तो जानबूझकर मैंने ऐसा टॉपिक उठाया, इस तरह से बताया कि उसके दिमाग पर असर पड़े, उसके मन में मास्कमैन का खौफ बैठ जाए, और वही हुआ। अपने को बचाने के चक्कर में वो उलझता चला गया और उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। मैंने सोचा था कि जब तक वो आएगा तब तक अर्चित अपना काम कर देगा, वो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली अर्जित को काम से बाहर जाना पड़ा और मैं भी उसे बग के बारे में किसी तरह पता चल गया, जिसके बाद वो प्लान समझ गया। एक और गलती हुई थी मुझसे, मैं गलती से रात में ग्लव्स पहनना भूल गया था, तो हो सकता है कि उसने सब चीज़ों पर गौर किया होगा और मुझे पहचान लिया। सारव ने उसे बताया। एक मिनट, आपने कहा रात में? रात में तो आप मेरे साथ कॉल पर होते थे ना फिर? शांभवी ने उससे पूछा। हाँ हाँ, पागल, तू अब तक नहीं समझी? वो हंसा तो शांभवी उसका चेहरा देखने लगी। एक्चुअली मैं तुमसे बात करना चाहता था, फिर ऐसा चाहता था कि मुझे नींद आ गई है, जैसा कि अक्सर सच भी होता था। मैं सेकंड में सो जाता था, पर मैंने एक काम किया था, मैंने अपनी सोने के टाइम सांसों की रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो जब मैं जाता तो फ़ोन के पास उसी रिकॉर्डिंग को ऑन करके रख देता और चला जाता। इस दौरान मैं अलग फ़ोन यूज करता था, उसने मुस्कुराते हुए बताया। ओह गॉड, आप ना कितने बेकार है सच्ची, एकदम क्रिमिनल माइंड। दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो? शांभवी ने गुस्से से कहा। करना ही पड़ता है, वैसे अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, आपको मेरी कसम। आज के बाद आप कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, उसने कहा। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओके, पर मैंने उतना ही किया जितना ज़रूरी था, वैसे भी वो गुनहगार था। एंड शायद तुम भूल रही हो, धर्म स्थापना के लिए कभी-कभी अधर्म का सहारा भी लेना पड़ता है, लाइक महाभारत। वो मुस्कुराया। मैं कुछ नहीं जानती, बस अब से आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप पर कोई खतरा आए। वो उससे लिपट गई। ओके, नहीं करूँगा। सारा ने प्यार से उसके बाल सहलाए और उसके सिर को चूम लिया। वहीं शांभवी ने आंखें बंद करके अपनी बाहें और कस ली। अच्छा, एक और चीज़। तभी शांभवी ने फिर से पूछा। क्या? यही कि ये सब जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी हमारी कॉलेज ट्रिप, वहाँ हमने साथ में डांस किया था, तो वो वीडियोज एनी के पास कैसे पहुँची? आपको इस बारे में पता है? उसने पूछा। वो तो आयशा ने उसे भेजे थे, यू नो ना। वो मेरे पीछे पड़ी थी, इस वजह से उसने ही उसे सेंड कर दिए थे। इसके बारे में मुझे कॉलेज खुलने पर ही एक दिन पता चला था, जब वो विकास को बता रही थी कि एनी कुछ क्यों नहीं कर रहा था, जबकि मैंने उसे वो वीडियोज भी दिखाई थी। उस वक्त एनी पिटाई की वजह से कॉलेज नहीं आता था, यही वजह थी कि मैंने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। वो दिन याद है ना तुम्हें, जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था तो मैंने उसे लताड़ लगा दी थी? वो इसी वजह से थी, उसने बताया। अच्छा, तो बाद में उससे क्यों बात कर रहे थे? वो तो तुम्हें जलाने के लिए, ताकि तुम नौटंकी ना करो, पर आयशा की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, इस वजह से उसे कुछ नहीं कहा। फिर जब उसे लग गया कि हम शादी करने वाले हैं और उसकी दाल अब नहीं गलेगी, तो वो अपने आप पीछे हट गई, उसने बताया। ओह अच्छा, हाँ, और अब
ये छोड़ो सब, उसने कहा और शांभवी को गले लगा लिया। वहीं उसने भी अपनी बाहें सारंग के चारों ओर कस ली। अगले दिन सुबह सारंग और शांभवी ब्रेकफास्ट करने अपने घर के लिए निकल गए। उसके मम्मा पापा इस दौरान काफ़ी खुश थे। उन्हें एनी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सारंग ने सबको मना कर दिया था। वो लोग जैसे ही सारंग के घर पहुंचे तो अंदर कदम रखते ही वहां का नज़ारा देखकर चौंक गए। लिविंग रूम में 2 सूटकेस रखे हुए थे। साथ ही नीलिमा जी, राधा और आरव वहां खड़े थे। आरव और राधा के चेहरे उतरे हुए थे। वहीं नीलिमा जी की पीठ दरवाजे की तरफ थी। ऐसा तनाव भरा माहौल देखते ही शारों और शांभवी के कदम रुक गए और उनके चेहरे पर मौजूद प्यारी सी मुस्कान भी गायब हो गई। उन्होंने राधा और आरव की ओर देखा और इशारे से पूछा तो उन्होंने उसकी मोम की तरफ इशारा कर दिया। मोम, क्या हुआ? ये बैग्स यहाँ क्यों रखे हैं? कोई कहीं जा रहा है क्या? सारव ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ, जा रहा है, उनकी आवाज़ आई। कौन? तेरी बीवी? वाट? सारव और शांभवी दोनों चौंक गए। हाँ, शांभवी अब यहाँ नहीं रह सकती, उसे ये घर छोड़कर जाना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन वो अभी भी उनकी ओर नहीं पलटी थी। पर क्यों? हुआ क्या है? सारव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू अब भी ये पूछेगा कि क्या हुआ है? अरे बाकी क्या बचा है, ये पूछ। इतना सब हो गया है, हमारी इज्जत सड़क पर आते आते बची है, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मुझे पता था कि शांभवी पहले रिश्ते में थी, पर ये सब नहीं, मैं ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। वो शक्ति से बोली तो शांभवी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी लड़की से आपका क्या मतलब है मॉम? शांभवी मेरी वाइफ है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। सारों के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। देख, मुझे किसी का कैरेक्टर स्केच नहीं बनाना, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, इसीलिए तू इसे बोल दे कि ये चली जाए, उन्होंने कहा। मॉम प्लीज ऐसा ऐसा मत बोलिए, कह दीजिए कि आप ये मजाक कर रही है, शांभवी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम मेरे घर से चली जाओ, नीलिमा जी ने कहा। मॉम, वो कहीं नहीं जाएगी, आप मेरी वाइफ को घर से नहीं निकाल सकती, जितना ये घर हम सबका है उतना इसका भी है। सारंग ने उनका विरोध किया। इसे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैंने इसका सारा सामान पैक करवा दिया है, इसे बोलो अपना सामान उठाए और चली जाए, उन्होंने कहा। तो सारंग ने एक नज़र बैग्स की ओर देखा, फिर रोती हुई शांभवी की ओर। ऐसा है तो मोम, आपने तो गलती कर दी, आपने मेरा सामान पैक नहीं किया, पर कोई नहीं, मैं खुद कर लूँगा। अगर मेरी वाइफ के लिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगा, मैं भी उसके साथ ही चला जाता हूँ। मैंने इससे शादी की है तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि अपनी पत्नी का ध्यान रख सकूँ, उसने गुस्से से कहा। तू इसके लिए हमें छोड़ेगा, उन्होंने पूछा। छोड़ तो आप रहे हैं मोम, मैं तो सबके साथ रहना चाहता हूँ, पर आपको ही अब शांभवी से प्रॉब्लम है। कोई नहीं, अगर आप उसे नहीं रख सकते तो मैं उसे लेकर चला जाता हूँ। एंड डोंट वरी, मैं आप सबसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहा, आप जब चाहे हमसे मिल सकते हैं, पर मैं अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने साफ शब्दों में कहा। मोम प्लीज आप मत बोलिए ऐसे मोम, शांभवी जोर जोर से रोने लगी। शांभवी रो मत यार, मैं हूँ ना। सारव ने तुरंत उसे हक कर लिया। पर मोम तो नहीं है ना, मुझे मम्मा के साथ रहना है, उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा। मोम यार, हुआ क्या है आपको? ये आपको बहुत प्यार करती है, आप क्यों ऐसा कर रही है? वो रो रही है, आपको उसकी जरा भी फिक्र नहीं है क्या? दिस इज नॉट फेयर मोम, वो आपका प्यार डिजर्व करती है, प्लीज आप एक बार इसे देख तो लीजिए, आपको पक्का इससे कोई नाराजगी नहीं रहेगी, ये तो आपकी बेटी है ना मोम, सारंग ने शांभवी को संभालते हुए कहा। छोड़िए, मुझे मम्मा से बात करनी है, तभी उसने झटके से खुद को छुड़ाया और सारंग की मोम की ओर बढ़ी। आई एम सॉरी मोम, आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। शांभवी, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सारंग ने पीछे से उसे टोका, पर शांभवी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मम्मा आप इधर देखिए ना मम्मा, उसने नीलिमा जी को अपनी तरफ घुमाया। उनकी नज़र जैसे ही उसके आंसू से भीगे चेहरे पर पड़ी तो वो घबरा सी गई। अरे अरे, तू तो सच में इतना रोने लग गई, अरे चुप हो जा बच्चे, मैं मजाक कर रही थी, उन्होंने तुरंत उसे हक कर लिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुझे इतना बुरा लगेगा, मैं मजाक कर रही थी, तू कहीं नहीं जा रही, तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, बेटा चुप हो जाओ, वो उसे पुचकारते हुए बोली। वहीं सारा अब हक्का बक्का था। वाट, आप ये सब मजाक कर रहे थे, उसने पूछा। और नहीं तो मैं इसे क्यों दूर करूँगी, ये तो मेरी प्यारी बच्ची है ना। अब चुप हो जा, मम्मा को माफ़ कर दे प्लीज़, सॉरी, चुप हो जा, उन्होंने शांभवी को चुप कराते हुए कहा, जो चुपकियाँ ले रही थी। बेटा प्लीज़ चुप हो जा, अदरवाइज मैं रो दूँगी, उन्होंने उसके आंसू पोंछे तो शांभवी भी चुप हो गई। बट मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तेरा टेस्ट लेने के लिए वो मुस्कुराई। वाट, मेरा टेस्ट? आपको पता है ना शांभवी को इससे कितनी तकलीफ हुई है। आई नो, बट मुझे खुशी हुई, उन्होंने आगे कहा। हाँ, मैं देखना चाहती थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तू क्या करेगा, लेकिन तू तो मेरे सामने ही खड़ा हो गया। अपनी पत्नी के लिए तूने अपनी माँ का भी विरोध किया, क्योंकि मॉम आप गलत थे। अगर आपकी जगह शांभवी गलत होती तो मैं कभी उसके फेवर में नहीं होता, वो बोला। वही तो बच्चे, मुझे अच्छा लगा। इसके लिए सही होने पर तू किसी से भी लड़ सकता है, तुझे किसी की परवाह नहीं। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी एक सही इंसान के साथ है, उसे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने प्यार से शांभवी के चेहरे को छुआ, फिर सारव की तरफ मुड़ी। अगर यहीं पर तू इसका उल्टा कुछ करता ना, मेरे अगेंस्ट नहीं करता, तो मैंने तेरा डाइवोर्स करवा देना था, समझा, उन्होंने कहा। तो शांभवी के साथ राधा और आरव भी हंस दिए। अरे आप मेरी मोम हो या इसकी? उन्होंने प्यार से शांभवी का माथा चूमा, तो वो भी मुस्कुरा दी। उसे भी पता चल गया था सारव ही नहीं, उसकी ये मम्मा भी उसे बेहद प्यार करती है। ये सोचकर उसे अच्छा लग रहा था। अच्छा मोम, तो फिर ये बैग्स क्यों? सारव ने उनसे पूछा। क्योंकि तुम लोग सच में जा रहे हो, पर कहाँ? हनीमून पर। मैंने टिकट्स करवा दी है, कल ही तुम लोग निकल रहे हो, वो बोली। पर मॉम, मुझे हनीमून की क्या ज़रूरत है, मेरा सुपर मून तो मेरे पास ही है, सारव ने शांभवी की ओर देखते हुए कहा। अच्छा ऐसा है क्या, फिर ठीक है, हम ही चले जाते हैं। आरव, तुम इन दोनों की टिकट कैंसिल कराओ, मेरी और अपने डैड की करवा दो, उन्होंने आरव से कहा। नो नो मॉम, मैंने बोला था ना, मुझे बधाई हो वाला सीन घर में नहीं चाहिए, सारव ने तुरंत कहा। बट मॉम मुझे चाहिए, एक काम करो, आप और डैडी चले जाओ, शांभवी बोली। तो नीलिमा जी ने उसे देखा। चुप करो दोनों, मैं हनीमून नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा की बात कर रही थी। आरव तू भी मेरे साथ चलना, अपने लिए दुल्हन की मन्नत मांग लेना, ये यही मनाए अपनी सुपरमून के साथ हनीमून। उन्होंने मुंह बनाया तो सारव ने उनकी ओर बढ़कर उनके कंधे को पकड़ा। मॉम, तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है, आपकी कोई उम्र थोड़ी ना है ये सब करने की। वैसे आप चाहो तो मुझे एक और भाई या बहन से कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच सकते हैं, उसने शरारत से कहा। चुप कर, बकवास कर रहा है, उन्होंने उसके हाथ पर मारा। चुपचाप चले जाना, हम लोग भी घर में बाकी तैयारियां कर लेंगे। बाकी तैयारियां? वो फिर से चौंका। हाँ, अब तेरी ट्रेन तो सुपर फास्ट है ना, सगाई फास्ट फास्ट हो गई, शादी भी फास्ट। अब पता चले तुम लोग हनीमून ट्रिप से बच्चे भी ले आओ तो तैयारियां तो करके रखनी ही पड़ेगी ना, उन्होंने कहा। तो शांभवी शर्मा गई। और नहीं तो आपको कोई भरोसा नहीं ब्रो, क्या पता भाभी को बोल दो कि ना, मुझे बच्चे 9 मंथ्स की जगह 9 डेज में ही चाहिए। तो बेचारी भाभी तो। तभी सारव ने भी हंसते हुए कहा। अरे क्या बात है, सब बड़े खुश लग रहे हैं, कोई खुशखबरी है क्या? तभी दरवाजे से आते हुए उनके डैड ने पूछा। ये लो, इन्हें भी गुड न्यूज ही चाहिए, अब देख लो तुम दोनों। नीलिमा जी हंसी। मैं जाती हूँ, फ्रेश भी होना है। शांभवी शर्माकर तुरंत सीढ़ियों की ओर भाग गई, वहीं बाकी सब हंसने लगे। वो ये दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं कल, अभी आज तो कोर्ट हियरिंग के लिए भी जाना होगा, नीलिमा जी ने उन्हें बताया। ओह हाँ, मैं भी जाता हूँ। सारव भी अपने रूम की तरफ भाग गया। सब कितना अच्छा है ना, दोनों कितने खुश हैं। आरव के डैड ने उसे पीछे से देखते हुए मुस्कुराकर कहा। सही कहा आपने, भगवान जी इन्हें ऐसे ही हमेशा साथ और खुश रखे। मॉम, इन्हें ही नहीं, हम सबको। तभी आरव ने उन्हें पीछे से हक किया। हाँ, हम सबको, वो मुस्कुराई। वहीं बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान थी। अब सारव और शांभवी की जिंदगी से दुख के बादल हमेशा के लिए हट चुके थे। अब उनकी जिंदगी में थी तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। तो दोस्तों, सारव और शांभवी का ये प्यारा सा सफ़र आज यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ, अब कोई कहानी शुरू की है तो वो कभी ना कभी ख़त्म तो होनी ही थी। लेकिन हाँ, हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ और लाते रहेंगे। आशा है हमारी अगली कहानी भी आपको सारव और शांभवी की जैसे ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।